तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि IIBF सर्टिफिकेट पाने के लिए अब बहुत से नए बदलाव कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो नए CSC वैली भाई हैं या फिर जो CSC सेंटर लेना चाहता है और IIBF पास करने के लिए फॉर्म फिल करता है, तो उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो नया अपडेट है IIBF का वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। नए अपडेट की वजह से बहुत सारे बदलाव कर दिए गए हैं, पैटर्न भी चेंज कर दिया गया है। आप सभी को पता भी है कि हमने अपने YouTube चैनल IICT इंस्टीट्यूट में जो प्ले लिस्ट है उसमें IIBF और जो आधार से संबंधित हैं या फिर CSC से संबंधित बहुत से अपडेट्स हैं जो भी आते रहते हैं, आप सभी को हम जानकारी प्रोवाइड करते रहते हैं। लेकिन IIBF का जो नया सिलेबस है उसकी वीडियो बहुत दिनों से नहीं मिली है, तो आज हम आप सभी के लिए जो IIBF का नया पैटर्न चालू हुआ है 2024 से, उसमें बहुत से क्वेश्चन बदले हुए हैं। पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है। तो अब आज से आप सभी के लिए IIBF के जो नए क्वेश्चन है, नए पैटर्न पर आधारित, उससे संबंधित क्वेश्चंस आप सभी को अब 1 या 2 दिन के अंदर अंदर मिलते रहेंगे डे वाइज। तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए IIBF के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है न्यू सिलेबस से रिलेटेड, तो उस टॉपिक पर आधारित है, जिसमें आप सभी को हम जो IIBF के क्वेश्चंस हैं उनकी तैयारी करवाएंगे, और जो आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर के भी इसमें जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत सी वीडियोज पड़ी हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे IIBF की तैयारी आज की इस वीडियो में हो रही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन से संबंधित वीडियो आप सभी को मिलते रहेंगे और आप सभी को तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो चलते हैं दोस्तों हम यहाँ पे नए पैटर्न की ओर। जैसे कि यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं कि IIBF के जो हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं उनका कॉम्बिनेशन इस वीडियो के माध्यम से है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से और आप सभी को देते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और जो भी क्वेश्चंस है उनकी जानकारी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे 2 लैंग्वेज में आप सभी को देखने को मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश। दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे। आप जिसमें चाहे तैयारी कर सकते हैं। और आप सभी, अगर आप इसकी PDF चाहिए तो आप सभी को PDF भी बहुत जल्द अब मिलने वाली है। इसका लिंक भी आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। जब भी आप PDF लेना चाहें तो आप सभी को IIBF की जो भी वीडियोज रहेंगी उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगी। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है इस न्यू पैटर्न का जो नया सिलेबस चालू हुआ है उससे। जो IIBF के एडवांस और बेसिक जो भी फॉर्म भरे हैं सबके लिए ये क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। सभी को ये क्वेश्चन तैयार करने होंगे, कोई भी क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में मिल सकता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है नाउ ए डेज बैंकिंग सर्विस आर। तो पहला क्वेश्चन है नाउ ए डेज बैंकिंग सिस्टम्स आर। इसी को अगर हिंदी में कहना चाहें, पढ़ें, तो यही है क्वेश्चन कि आजकल बैंकिंग सेवाएं हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। आजकल बैंकिंग सेवाएं हैं, ऑप्शन है इनका उपयोग केवल आर्थिक रूप से मध्यम या निम्न मध्यम वर्ग के व्यक्तियों द्वारा उपयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है बी नंबर महंगी और विलासितापूर्ण है। इनका उपयोग केवल धनी लोगों द्वारा किया जाता है और हर किसी के लिए जीवन की आवश्यकता बन गई है। तो आजकल जो बैंकिंग सेवाएं हैं वो हर किसी के लिए आवश्यकता बन गई है। सभी को आजकल बैंकिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास बैंकिंग सिस्टम है तो आप कहीं भी कभी भी किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपका यहाँ पे अभी डी क्वेश्चन आंसर रहेगा। अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक्स आर ओन्ड बाई। तो जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, उनका स्वामित्व किसके पास होता है, कह रहा है। तो रीजनल जो बैंक होते हैं, ऑप्शन आपका है केंद्र सरकार, प्रायोजक बैंक और राज्य सरकार। केवल केंद्र सरकार, केवल प्रायोजक बैंक, उनके परिचालन वाले राज्य की संबंधित सरकार। तो जो रीजनल बैंक होते हैं, क्षेत्रीय बैंक हैं, वो उनका स्वामित्व केंद्र सरकार के पास होता है या प्रायोजक बैंक, और या तो कहें राज्य सरकार, इनके पास होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्वामित्व। तो ऑप्शन आपका ए नंबर सही होगा यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी का। इसी तरह अंग्रेजी में रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पॉन्सर बैंक एंड स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है इन केस ऑफ ए पब्लिक सेक्टर बैंक। जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं यानी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, उनके मामले में यहाँ पे मोर देन 50% स्टेक ऑफ द बैंक इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब बैंक की अधिकतम जो 50% से अधिक हिस्सेदारी है वो केंद्र सरकार के पास होती है। दूसरा है एटलीस्ट 25% स्टेक ऑफ बैंक इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बैंक की कम से कम 25% हिस्सेदारी केंद्र सरकार के पास होती है। मोर देन
50% स्टेक ऑफ द बैंक इज हेल्ड बाई आरबीआई। बैंक की 50% से अधिक हिस्सेदारी और आरबीआई के पास होती है। एट लीस्ट 50% स्टेक ऑफ द बैंक इज हेल्ड बाई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। बैंक की कम से कम 50% हिस्सेदारी केंद्र राज्य सरकारों के पास होती है, केंद्र या राज्य सरकारों के पास होती है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन आपका होगा कि बैंक की 50% से अधिक हिस्सेदारी आरबीआई के पास होती है। जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं उनका जो हिस्सेदारी होती है वो बैंक की 50% से अधिक हिस्सेदारी आरबीआई के पास होती है। ऑप्शन आपका ये सी नंबर सही होगा हिंदी और अंग्रेजी में। ठीक है, हिंदी में अगर आप देखेंगे तो बैंक की 50% से अधिक हिस्सेदारी आरबीआई के पास होती है। इसी तरह अंग्रेजी में रहेगा मोर देन 50% स्टेक ऑफ द बैंक इज हेल्ड बाई आरबीआई। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑपरेशनल एरिया ऑफ ए लोकल एरिया बैंक में बी, मतलब स्थानीय क्षेत्र बैंक का परिचालन क्षेत्र हो सकता है। यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, इसकी जगह में आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं इनके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। यही आपका अंग्रेजी में ये रहेगा मैक्सिमम ऑफ 3 जियोग्राफिकली कॉन्टिगुअस डिस्ट्रिक्ट्स, मैक्सिमम एनी 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंसर्न स्टेट, या सी नंबर है द डिस्ट्रिक्ट अप्रूव्ड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। आपका डी नंबर है द होल स्टेट इन विच इट हैज़ इट्स हेड क्वार्टर। यही हिंदी में अगर देखें तो भौगोलिक दृष्टि से अधिकतम 3 निकटवर्ती जिले, या संबंधित राज्य के अधिकतम कोई भी 3 जिले, या संबंधित राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित जिले, या संपूर्ण राज्य जहां इसका मुख्यालय। तो ऑप्शन क्या होगा कि स्थानीय क्षेत्रीय बैंक का परिचालन क्षेत्र हो सकता है। कौन हो सकता है? भौगोलिक दृष्टि से अधिकतम 3 निकटवर्ती जिले। ऑप्शन ए नंबर है भौगोलिक दृष्टि से अधिकतम 3 निकटवर्ती जिले। ए नंबर रहेगा, या तो रहेगा मैक्सिमम ऑफ 3 जियोग्राफिकली कॉन्टिग्यूअस डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो ए नंबर आपका इस चौथे क्वेश्चन का आंसर सही होगा। अब पांचवा क्वेश्चन है बैंक्स एक्ट एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बिटवीन द, यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, यही हिंदी में क्वेश्चन है, के माध्यम से, यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, के मध्य एक वित्तीय मध्यस्थ के रूप में बैंक कार्य करते हैं। तो बैंक किसके रूप में कार्य करते हैं? ऑप्शन है नंबर ए है बचतकर्ता और केंद्र या राज्य सरकारी, बी नंबर है निधियों के बचतकर्ता या निवेशक और निधियों के उपयोगकर्ता, सी है साहूकार और किसान, डी है धनी और निर्धन लोग। यही आपको अंग्रेजी में इस तरह रहेंगे सेवर्स एंड सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स, बी नंबर है सेवर्स ऑफ इन्वेस्टर्स ऑफ फंड एंड द यूजर्स ऑफ फंड, सी नंबर है मनी लेंडर्स एंड फार्मर्स, और डी नंबर रहेगा आपका रिच एंड पुअर पीपल। तो सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर होगा सेवर्स एंड सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी बचतकर्ता और केंद्र या राज्य सरकारें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, यहाँ पे दिया है ए शेड्यूल्ड बैंक इंजॉयज सर्टेन स्पेशल स्टेटस विच इंक्लूड, अनुसूचित बैंक को कुछ विशेष दर्जा प्राप्त होता है जिसमें शामिल है। क्या शामिल है? यहाँ पे ऑप्शन बता रहा है अवेलिंग रेफिनेंस फैक्टर्स फ्रॉम आरबीआई, नंबर 2 बिकमिंग मेंबर ऑफ द क्लीनिंग हाउस, नंबर 3 है हैविंग करेंसी चेस्ट फैसिलिटी, मतलब आरबीआई से पुनर्वित्त सुविधाओं का लाभ उठाना, संशोधन गृह का सदस्य बनना, और मुद्रा तिजोरी की सुविधा होना। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, सही आंसर आपका ऑप्शन के रूप में होगा यहाँ पे कि संशोधन गृह का सदस्य बनना और मुद्रा तिजोरी की सुविधा होना। ये आपके 2 सही होंगे, यानी आपका केवल 2 और 3 वाला जो ऑप्शन सी नंबर है ये सही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वें नंबर का, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC प्रोवाइड्स डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर फॉर डिपॉजिटर्स। यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन है ऑफ ऑल बैंक एक्सेप्टिंग कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑफ ऑल बैंक एक्सेप्टिंग कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रेगुलर बैंक्स, और विच इज वॉलंटरी फॉर बैंक टू टेक इट और नॉट, ऑल ऑफ द बैंक रेगुलेटेड बाई आरबीआई। सही आंसर क्या है? यहाँ पे हिंदी में एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ऑप्शन समझते हैं। निपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, जिसको DICGC कहते हैं, जमाकर्ताओं को निपेक्ष बीमा कवर प्रदान करता है। ऑप्शन है सहकारी बैंकों को छोड़कर सभी बैंकों के, बी नंबर है सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी बैंकों के, और सी है इसे लेना या लेना बैंकों के लिए स्वैच्छिक है, और डी नंबर आरबीआई द्वारा विनियमित सभी बैंकों के लिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो ये होगा कि आरबीआई द्वारा
विनियमित सभी बैंकों के जमाकर्ताओं को निरपेक्ष बीमा कवर प्रदान करता है, निरपेक्ष बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम। आंसर नंबर डी आपका सही होगा इसी क्वेश्चन का, हिंदी और अंग्रेजी में दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8वां, बैंक शुड इंश्योर दैट डिमांड ड्राफ्ट ऑफ फीस एंड अबव आर इशूड इनवेरिएबली विद अकाउंट पेई क्रॉसिंग। हिंदी में यही क्वेश्चन है, बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रुपए और अधिक राशि के डिमांड ड्राफ्ट अनिवार्यतः खाते में दे रेखांकित ही जारी किए जाने चाहिए। तो यहाँ पे बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कितने रुपए और अधिक के डिमांड ड्राफ्ट अनिवार्यता खाते में रेखांकित जारी किए जाने चाहिए। तो जो अधिकतम रुपयों की संख्या है वो है 10,000। आपका आंसर डी नंबर है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी है 10,000। 20,000, 50,000, 25,000 ये नहीं है, आपका सही आंसर जो होगा वो होगा 10,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिटेल डायरेक्ट स्कीम इज। रिटेल डायरेक्ट स्कीम का मतलब होता है, जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम होती है वो क्या होती है। ऑप्शन है फॉर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, फॉर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट, फॉर इन्वेस्टमेंट इन कंपनी डिपॉजिट्स, फॉर इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। हिंदी में यही क्वेश्चन रहेगा। रिटेल डायरेक्ट स्कीम है म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए, इक्विटी बाजार में निवेश के लिए, कंपनी जमा में निवेश के लिए, सरकारी प्रतिभूतियों के निवेश के लिए। ऑप्शन जो डी नंबर है वो सही है कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम जो होती है वो होती है सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए। ये आपका आंसर डी नंबर आपका सही होगा, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक विद बैंक्स आर इंश्योर्ड। कितने तक की जो राशि है वो बैंकों में आम जनता की जमा राशि का बीमा किया जाता है, ये पूछ रहा। तो अप टू ₹1 लाख पर डिपोजिटर्स, अप टू 7 लाख पर डिपोजिटर्स, अप टू 2 लाख पर डिपोजिटर्स, अप टू 5 लाख पर डिपोजिटर। बैंकों में जो आम जनता की धनराशि का बीमा होता है वो होता है प्रति जमा करता 5 लाख रुपए तक, अप टू 5 लाख पर डिपोजिटर। ठीक है, प्रति जमा करता 5 लाख रुपए तक का बीमा होता है। आंसर डी आपका सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेमिटेंस अंडर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT। नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है रेमिटेंस अंडर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर स्कीम थ्रू इंटरनेट बैंकिंग कैन बी मेड। मतलब कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर योजना के तहत इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जो प्रेषण होता है किया जा सकता है। कितना किया जा सकता, कितने बजे तक का किया जा सकता है। NEFT का टाइम पूछ रहा है आप, तो फ्रॉम 7 AM to 5 PM ओनली, फ्रॉम 7 AM to 8 PM ओनली, एट एनी टाइम ड्यूरिंग बैंकिंग वर्किंग डे, एट एनी टाइम एंड ऑन एनी डे। तो जो नेफ्ट के द्वारा पैसा भेजा जाता है वो एक प्रकार से बैंकिंग कार्य दिवस के दौरान किसी भी समय भेजा जा सकता है। ठीक है, अगर बैंक बंद है तो NEFT के माध्यम से पेमेंट ट्रांसफर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी नंबर सही होगा, बैंकिंग कार्य दिवस के दौरान किसी भी समय। अगला क्वेश्चन है कि जो डायल नंबर होता है *99 है सर्विस ऑफ बैंक कैन बी अवेल्ड बाई ए कस्टमर। बैंकों की जो *99 है सेवा का लाभ है वो ग्राहक किस माध्यम से उठा सकता है, उठाने का तरीका क्या है, ये है। ऑप्शन है विद USSD सॉल्यूशन थ्रू एनी मोबाइल ऑन GSM नेटवर्क, विद USSD सॉल्यूशन थ्रू स्मार्ट मोबाइल फोन ऑन GSM नेटवर्क, with USB solution through a smart mobile phone having Android system on GSM network, with USD solution through smart mobile phone having iOS GSM network। यह हिंदी में है। तो जो बैंकों की सेवा का लाभ उठाने के लिए है वो है आपका कि GSM नेटवर्क पर किसी भी मोबाइल के माध्यम से USDT समाधान के साथ आप इस नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस क्वेश्चन का कि ए नॉमिनी आफ्टर डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर बिकम्स। यानी खाता धारक की जब मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी का रोल क्या होता है। तो जब खाते धारक की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी का रोल क्या होता है। यही होता है कि जब आंतरिक तौर पर मालिक यदि उत्तराधिकारी इनके भुगतान के लिए बैंक से संपर्क करते हैं, आंशिक तौर पर मालिक यदि उत्तराधिकारी इनके भुगतान के लिए बैंक से संपर्क करते हैं। ए पार्टियल ऑनर इफ द लीगल हेयर अप्रोचेज द बैंक और इट्स पेमेंट। ठीक है,
तो नॉमिनी का मतलब यही है कि अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद नॉमिनी ही उस पैसे को निकाल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये चौथा है यहाँ पे ये बता रहा है। और सी नंबर है ए ज्वाइंट होल्डर लॉन्ग द लीगल हेयर, कानूनी उत्तराधिकारियों के साथ संयुक्त धारक। और बी नंबर है कानूनी उत्तराधिकारियों की ओर से धनराशि का ट्रस्टी। तो जो नॉमिनी होता है वो एक प्रकार से कानूनी उत्तराधिकारियों की ओर से धनराशि का ट्रस्टी होता है, एक ट्रस्टी ऑफ द फंड ऑन बिहाफ ऑफ द लीगल हेयर। तो ऑप्शन आपका बी नंबर सही होगा इस क्वेश्चन का, कि जो खाता धारक होता है उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी उस पैसे का एक प्रकार से ट्रस्टी बन जाता है, मालिक बन जाता है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, फॉर ओपनिंग एन अकाउंट ऑफ ए ट्रस्ट सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट नीड टू बी ऑब्टेन्ड। तो नंबर 1 है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रस्ट डीड, पैन और फॉर्म नंबर 60 ऑफ द ट्रस्ट, KYC डॉक्यूमेंट्स ऑफ ट्रस्टीज, अथॉरिटी टू ट्रांजैक्ट ऑफ बिहाफ ऑफ द ट्रस्ट। हिंदी में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी, यही क्वेश्चन इसी तरह का ये क्वेश्चन रहेगा हिंदी में। इसका मतलब होता है कि ट्रस्ट का खाता खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां ली जानी चाहिए। अगर आप ट्रस्ट का खाता खोलते हैं तो पंजीकरण प्रमाण पत्र, ट्रस्ट डीड, ट्रस्ट का स्थायी लेखा संख्या, पैन नंबर या फॉर्म 60, और ट्रस्ट की ओर से लेन देन करने के लिए अधिकृत ट्रस्टी के KYC दस्तावेज। तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ ए बैंक रिफ्यूजेज टू एक्सेप्ट कैश ओवर द काउंटर एंड आस्क द कस्टमर टू डिपॉजिट इन ATM कैश डिपॉजिट मशीन। यानी यदि कोई बैंक काउंटर पर नकदी लेने से इनकार करता है और ग्राहक को ATM नगद जमा मशीन में जमा करने के लिए कहता है तो क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है, इट इज इरेगुलर फॉर ए बैंक, द बैंक कैन डू सो ओनली सिटिंग रीजन ऑफ नॉन स्पेस इन कैश स्टोरेज, इट इज लॉफुल, नो बैंकिंग लॉ प्रोहिबिट्स और परमिट द बैंक टू डू सो। यानी कोई भी ऐसा बैंक नहीं है, बैंकिंग कानून नहीं है जो बैंक को ऐसा करने से रोकता या अनुमति देता हो। ठीक है, जो भी अगर कोई भी जमा करने आएगा तो बैंक को जमा करना ही है, यह ऐसा कोई भी बैंकिंग नियम नहीं है जो ऐसा करने से रोकता है। ऑप्शन डी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द डेफिनेशन पर्सन फॉर द पर्पजेज ऑफ KYC नॉर्म्स इंक्लूड्स। नंबर 1 इंडिविजुअल, ए कंपनी, ए फर्म, ए हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली। यानी KYC मानदंडों के प्रयोजन से व्यक्ति की परिभाषा में शामिल है। तो जो KYC मानदंडों के प्रयोजन में व्यक्ति किस में शामिल है, यहाँ पे व्यक्ति भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, हिंदू अविभाजित परिवार भी हो सकता है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 1 और 4, केवल 1, 2, 4, 1, 2, 3 और 4। तो ऑप्शन होगा केवल 1, 2 और 4, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति भी कर सकता है, कंपनी भी कर सकता है और हिंदू अविभाजित परिवार भी कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन होगा 1, 2 और 4, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग सर्विसेज अंडर डोर स्टेप बैंकिंग इंक्लूड। जो डोर स्टेप बैंकिंग होती है उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, ये इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब है। ऑप्शन है पिक अप ऑफ कैश एंड इंस्ट्रूमेंट्स अगेंस्ट रिसीप्ट, डिलीवरी ऑफ कैश अगेंस्ट विड्रॉल फ्रॉम बैंक, डिलीवरी ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, सबमिशन ऑफ द लाइफ सर्टिफिकेट, KYC डॉक्यूमेंट। यही हिंदी में है, प्राप्ति के एवज में नकदी और निकासी का पिकअप, बैंक से निकासी के एवज में नकदी की सुपुर्दगी, डिमांड ड्राफ्ट की सुपुर्दगी, जीवन प्रमाण पत्र या KYC दस्तावेज जमा करना। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा कि बैंक प्राप्ति के एवज में नकदी और निकासी का पिकअप भी कर सकते हैं डोर स्टेप बैंकिंग के माध्यम से, और बैंक से निकासी के एवज में नकदी की सुपुर्दगी भी कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट की सुपुर्दगी भी कर सकते हैं, और जीवन प्रमाण पत्र KYC दस्तावेज जमा करने का काम भी डोर स्टेप बैंकिंग के माध्यम से आप करवा सकते हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन इसका सी नंबर सही होगा, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन FDR हैज़ बीन इशूड इन द नेम ऑफ A and B with the operating instructions of farmer or survivor. A has been now, we want its premature payment, the bank will।
पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी के संचालन निर्देशों के साथ ए और बी के नाम पर एक एफडीआर जारी किया गया। ए की मृत्यु हो गई, अब बी एफडीआर का समय पूर्व भुगतान चाहता है, तो इस दशा में क्या होगा? इस दशा में क्या होगा कि ए के कानूनी वारिसों की सहमति से बी को भुगतान करेगा। ठीक है, सी नंबर होगा मेक पेमेंट टू बी विद द कंकरेंस ऑफ लीगल हेयर ऑफ ए। ठीक है, ए नंबर आप सी नंबर आपका सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, व्हेन ए मनी लॉन्डरर इंगेजेस इन ए सीरीज ऑफ कन्वर्जन ऑफ द डर्टी मनी टू डिस्टेंस, जब कोई धन शोधन करने वाला काले धन को उसके से अलग करने के लिए कई तरह के रूपांतरण में संलग्न होता है, तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन है लेयरिंग, इंटीग्रेशन, प्लेसमेंट या कन्वर्जन। ऑप्शन रहेगा स्तरण यानी लेयरिंग। ठीक है, यानी जब कोई धन शोधन करने वाला काले धन को उसके स्रोत से अलग करने के लिए कई तरह के रूपांतरण में संलग्न होता है, तो उसे स्तरण कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का जो 20वां नंबर क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसको FATF कहते हैं इज क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है? फॉर्म्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। या बी नंबर है फॉर्म्ड बाय RBI टू हैंडल मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। सी नंबर है एन इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंट बॉडी। और डी नंबर है ए विंग ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED जिसको कहते हैं हु हैंडल्स मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मतलब है केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा गठित। बी नंबर है धन शोधन जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं के मामले को संभालने के लिए RBI द्वारा गठित। और सी नंबर है एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी निकाय। और डी नंबर है प्रवर्तन निदेशालय ED का एक विंग जो धन शोधन के मामलों को संभालता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी नंबर होगा एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी निकाय। ठीक है, ये एक प्रकार का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATS बनाया गया है। ऑप्शन सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है द बिजनेस आवर्स फॉर बैंकिंग ट्रांजैक्शन ऑफ अदर कैश शुड बी टिल। नकदी के अलावा अन्य बैंकिंग लेन देन के लिए व्यावसायिक घंटे कितने तक होने चाहिए? सही ऑप्शन होगा आपका सी नंबर जो कि लिखा है यहाँ पे कामकाजी घंटे समाप्त होने से 1 घंटे पहले। 3 आवर्स बिफोर क्लोज ऑफ वर्किंग आवर्स, 2 आवर बिफोर क्लोज ऑफ वर्किंग आवर्स, 1 आवर क्लोज बिफोर क्लोज ऑफ वर्किंग आवर। द बैंक डिजायर एंड कन्वेंट टू, बैंक की सुविधा और इच्छा के अनुसार। ऐसा नहीं होता है, कामकाजी घंटे समाप्त होने से 1 घंटे पहले आप जो है नकदी के अलावा अन्य बैंकिंग लेन देन के लिए व्यावसायिक घंटे आपके जो होंगे कामकाजी घंटे समाप्त होने से 1 घंटे पहले इसमें आप कार्य कर सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI हैज स्टिपुलेटेड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ। ऑप्शन है ब्रांच लाइसेंसिंग, टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम RBI स्मॉल लोन, वेरीफाइंग आइडेंटिटी एंड रेजिडेंशियल या ऑफिसर एड्रेस ऑफ ए कस्टमर। RBI ने के उद्देश्य से आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज निर्धारित किए। तो क्या क्या है? शाखा लाइसेंसिंग, RBI से पुनर्वित्त, देन ऋण, लघु ऋण, ग्राहक की पहचान एवं आवासीय कार्यालयों का सत्यापित करने का पता। तो डी नंबर आपका सही होगा ग्राहक की पहचान एवं आवासीय या कार्यालय का पता सत्यापित करना। ठीक है, डी नंबर आपका सही होगा KYC के लिए जो मेन होते हैं दस्तावेज। तो यहाँ पे आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से हमने आप सभी को टोटल 22 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, 22 क्वेश्चन, और आप सभी ने इन क्वेश्चंस को समझा भी होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो नया पैटर्न है IABF BCAI एडवांस सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए अब इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार एग्जाम में दिया जा रहा है। आप सभी को यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आई होप आप सभी को इन क्वेश्चनों से मदद मिले और आगे मदद मिले, और इसी तरह के क्वेश्चन हम आप सभी को अगली वीडियो में भी लेके आएंगे। इसके जो आगे का पार्ट है आप सभी को जो दूसरा नंबर है उसमें आपको जितने क्वेश्चन हमने अभी 22 क्वेश्चन बताए, 22 के बाद 23 नंबर से चालू करेंगे और आप सभी को यही क्वेश्चन तैयार करने हैं। इन्हीं क्वेश्चन से आपको एग्जाम में मदद मिलेगी। तो मिलते हैं दोस्तों हम IIBF के सेकेंड पार्ट पर, और आप सभी को देंगे हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन क्वेश्चन से संबंधित। और आप सभी को और बहुत जल्द दोस्तों आप सभी को इस जो क्वेश्चन हैं इनकी PDF आप सभी को हमारे IICT इंस्टीट्यूट की वेबसाइट और टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी। और हर IIBF की जो नई वीडियो रहेगी उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो नई PDF है तैयार हो जाएगी, तो आप सभी को उसका लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे।
तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।